डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी सीनेट की शक्तियों और कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। सीनेट की शक्तियों और कार्यों से संबंधित कानून निर्माण संबंधी शक्ति और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख अध्ययन हम कल की वीडियो में कर चुके थे। आज हम सीनेट की अन्य शक्तियों जैसे अन्वेषण की शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ एवं अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। सीनेट की एक अन्य शक्ति आती है, वो है अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के संबंध में शक्ति प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की भी व्यापक जांच की है और सीनेट के इन अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का यही एकमात्र साधन है। सीनेट द्वारा किए गए अन्वेषण से राष्ट्रपति हार्डिंग्स के काल में तेल षड्यंत्र प्रकाश में आया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा था। अब सीनेट की एक अन्य शक्ति आती है, न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस स्थान पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और उन्हें शपथ दिलाना आदि कार्य करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। जब महाभियोग की सुनवाई होती है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अपराध सिद्धि के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आता है अन्य शक्तियाँ। सीनेट को अन्य कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। ये काम किसका है? सीनेट का है। मान लो किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो तो 2 सर्वाधिक बहुमत प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनमें से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। कौन? सीनेट। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। सीनेट की शक्तियों के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदनों से इसकी तुलना की जाए तो इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। यानी कि द्वितीय सदनों के मामलों में
अमेरिका की सीनेट जो है सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। इस प्रकार ये सीनेट की शक्तियाँ और कार्यों का अध्ययन के बारे में हमने चर्चा की है। अब आता है सीनेट की आलोचना। कुछ आधारों पर सीनेट की कड़ी आलोचना की जाती है। प्रोफेसर लास्की ने सीनेट की निम्न त्रुटियों का निम्न आलोचना की है। नंबर 1, सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती है। इस संबंध में सीनेट में अपनाए गए फिलीबस्टर का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 2, सीनेट की कार्यवाही का एक आधार लॉन्ग रोलिंग पद्धति है, जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। नंबर 3, नियुक्तियों के संबंध में स्थापित सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था अत्यंत दूषित और भ्रष्ट राजनीति की जनक है। इस व्यवस्था के आधार पर सीनेटर अपने ही राजनीतिक स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए अपने राजनीतिक समर्थकों और मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा देते हैं और गुण तथा योग्यता की उपेक्षा होती है। नंबर 4, सीनेट जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। नंबर 5 अगला, सीनेट की अन्वेषण संबंधी समितियों की कार्रवाई राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है और इसमें राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है। अगली आलोचना की जाती है 6, सीनेट का संगठन अप्रजातंत्रात्मक है। अमेरिकी संघ की इकाइयों में जनसंख्या की दृष्टि से बहुत भेद है, किंतु सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सीनेट सदस्यों का बहुमत अमेरिकी संघ की जनसंख्या के 5वें से भी कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य आलोचना की जाती है, सीनेट के सदस्य समाज के अत्यंत कुलीन वर्ग में से आते हैं और उनके द्वारा जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की जाती है। अनेक बार सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों और धन का प्रयोग किए जाने की बात भी कही जाती है और यह निर्मूल नहीं है। यानी यह बात जो की जाती है, जो भ्रष्ट साधनों का और धन का प्रयोग किया जाता है, यह जो बात की जाती है वो गलत नहीं है। एक अन्य आलोचना है, सीनेट की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा सीनेटीय अहम के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयत्न भी किया जाता है। कभी कभी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी सीनेट की यह प्रवृत्ति बनी रहती है और इससे राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचती है। इस प्रकार प्रोफेसर लास्की ने सीनेट की आलोचना अपने तरीके से की है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी सीनेट का अपना महत्व होता है। अगले वीडियो में हम सीनेट की क्या महत्व है और इसके क्या कारण है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।